हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ किसी के चैनल पर। मैं आप सभी का दोस्त आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज के करंट अफेयर्स। आज है 19 अगस्त। तो चलिए देखते हैं केबीएस टीम ने आज के लिए जो 19 अगस्त के जो क्वेश्चन आपके लिए चूज़ किए हैं वो कैसे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौद्रिक नीति समिति MPC। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। मौद्रिक नीति जो समिति है उसके नामांकित व्यक्तियों के नाम की खोज सहचयन समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कहने का मतलब क्या है, जो मौद्रिक नीति समिति है उसमें जो नामांकित जो व्यक्ति थे, जितने भी व्यक्तियों की जो लिस्ट आई थी उसमें जितने भी व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे, उसके सहचयन समिति के प्रमुख के रूप में, मतलब उसका जो मतलब कि उसकी हेल्प जो करेगा उसके उनका चयन किया जाना था। तो उसकी समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजीव गौबा। बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए तो थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए राजीव गौबा है कौन, कैबिनेट सचिव। ये है कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गौबा। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि ये समिति क्या कहती है। ठीक है, और ये जो समिति है, इस समिति के जो अन्य सदस्य कौन कौन होंगे, कैबिनेट सचिव तो कौन होंगे, राजीव गौबा। इस समिति के जो अन्य सदस्य कौन कौन है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, या उनका अगर वो नहीं आते शक्तिकांत दास तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जो डिप्टी गवर्नर हैं वो आ सकते हैं। अगला, नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार। तो आपको यहाँ से जो मैंने ये जो लिखा है आपको पता लग जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस समय कौन है, राजीव कुमार। कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। और RBI के गवर्नर इस समय कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, या उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कौन, जो डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, और आर्थिक मामलों के जो है सचिव है कौन है, तरुण बजाज। तो आपको यहाँ से क्या क्या बात समझ आई। यहाँ से आपका अगर मैं मेन पॉइंट के बारे में यहाँ से डिस्कस करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा आपका मेन पॉइंट। एक तो आएगा आपका नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। और आर्थिक मामलों के जो सचिव है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। आर्थिक मामलों के सचिव इस समय कौन है, तरुण बजाज। ठीक है, और RBI के जो गवर्नर है कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, इस समय जो कैबिनेट सचिव है वो कौन है, राजीव गौबा। ठीक है, ये बात समझ आनी चाहिए। और अब अगला क्या है, देखिए MPC के मतलब सदस्य के जो अन्य मेंबर हैं वो ये भी हैं। ठीक है, MPC जो मौद्रिक नीति समिति है, इसके बाहरी सदस्यों में जो है दिल्ली स्कूल, मतलब ये तो अंदरूनी है, मतलब जो इनकी कैबिनेट बनी है, जो इनकी समिति बनी है, तो जाहिर सी बात है जो समिति बनती है आपको 3 से 4 लोगों को मिला के बनती है। ठीक है, उसमें से एक सचिव होता है, बाकी उसके और जो है हेल्पर होते हैं जो उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, अब MPC जो मौद्रिक नीति समिति है, इसके जब बाहरी जो सदस्य हैं, मतलब जो बाहर से जो इनको सपोर्ट करते हैं, उसमें कौन कौन है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक कौन है, पामिद हुआ। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो निदेशक के जो डायरेक्टर हैं पामिद हुआ, वो शामिल है। और साथ ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर रविंद्र H ढोलकिया। तो रविंद्र H ढोलकिया कौन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर हैं, रविंद्र H ढोलकिया भी शामिल है। तो बाहरी जो सदस्य हैं वो कौन कौन है आपको ध्यान रखना, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर पामिद हुआ और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर रविंद्र H ढोलकिया, ये शामिल है, ये बाहरी रूप से इसके सदस्य हैं। ठीक है, अंदरूनी रूप से अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें जो है कौन कौन शामिल है, एक तो कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा। ठीक है, और समिति के जो अन्य सदस्य हैं ये मैंने आपको बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, थोड़ा MPC के बारे में जान लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति क्या है, देखिए MPC क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने। मुद्रास्फीति जानते हैं ना, जब डिफ्लेशन आता है, पैसे की मतलब कि कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उसी को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, MPC तो इसके बारे में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब जिस तरीके से अगर मार्केट में पैसा आता है और लोग जो है ज़्यादा जो है खरीदना शुरू करते हैं, और जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और पैसे की वैल्यू भी, जैसे मतलब कि आप एक समोसे के लिए आप 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जहाँ पे वो समोसा आपको 5 रुपये में मिल जाता, तो मतलब ये मुद्रास्फीति की जो है कंडीशन बन जाती है आपकी। ठीक है, तो आपका क्या है, देखिए MPC मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर या नीति दर, ठीक है, रेपो रेट या फिर जो पॉलिसी रेट है उसके निर्धारण करके मौद्रिक नीति शासन को लक्षित मुद्रास्फीति के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। कहने का मतलब क्या है, MPC जो मौद्रिक नीति समिति है ये जो है क्या करती है, रेपो रेट और जो पॉलिसी रेट है उसको जो है कंट्रोल करके रखती है, उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चलती रहे ताकि मुद्रास्फीति ना आए। मतलब ये मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम करती है कौन, मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, बात समझ आई। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को रखता है। कहने का मतलब क्या है, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की जो लक्ष्य रखा है उसको कंप्लीट करने में जो मौद्रिक नीति समिति है वो सहयोग करती है। बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं हम कि ये आपका क्या है। ये है आपका, अगला आता है आपका अबाउट MPC। तो अबाउट MPC इसको हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, समिति को हम बोलते हैं कमेटी, पॉलिसी नीति होगी, और मॉनेटरी आपकी क्या होगी, मौद्रिक। ठीक है,
अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए ये क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। तो इंडिया में जो बेंचमार्क इंटरेस्ट है उसको ये फिक्स करती है, ठीक है। द मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आर हेल्ड एट लीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है। तो एक साल में ये कम से कम 4 बार जो है ये जो मीटिंग है होनी जरूरी है। इसके बारे में बात करते हैं, ये समिति कब बनाई गई थी। ये समिति आपकी बनाई गई थी 27 जून 2016 को। तो 27 जून 2016 को ये नीति बनाई गई थी। पेरेंट डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो पेरेंट डिपार्टमेंट का मतलब ये हो गया किसके अंडर में ये काम करते हैं। तो एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये किसके अंडर में काम करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है, जो किसको देखते हैं, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम करती है, मतलब जो डिफ्लेशन है उसको जो है कंट्रोल करने का काम करती है। बात समझ आई, आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस बैंक ने डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है। तो डिजिटल अपनाएं अभियान किसने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ग्राहकों के बीच डिजिटल बैंकिंग जो चैनल है उनको बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है। कहने का मतलब क्या है, जितने भी डिजिटल चैनल हैं उनके थ्रू जो है उनको अपने साथ लेकर इस बारे में जो है बात रखी जा रही है, जनता के सामने ऐड दिए जा रहे हैं कि आप डिजिटल जो है उसको अपनाएं, ठीक है। और ये किस लिए शुरू किया गया है, अब आप सभी जानते हैं कोविड-19 जो आपका आया है, जो बीमारी आई है, तो उससे बचने के लिए, ताकि जो है कोई किसी को टच ना कर सके और दूर से ही काम आपका बन जाए, ठीक है। अब देखिए क्या है इस अभियान के तहत, क्या है इस अभियान के तहत बैंक जो है कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स फंड में दान करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करेगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका यहाँ पर डिजिटल अपनाए जो ये आपका ये जो अभियान शुरू किया है, इस अभियान के तहत क्या होगा कि जो बैंक के जो कोविड-19 के लिए जो पीएम केयर्स फंड है, मतलब एक पीएम केयर्स फंड का एक बॉक्स वहाँ पे रखा रहेगा, उसके लिए जो बैंक है वो जो ग्राहक आएगा उससे 5-5 रुपये काटेगा, ठीक है। उनसे दान करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करेगा कि आप मतलब कि केयर्स फंड के लिए आप जो है कम से कम 5-5 रुपये अगर आप देते हैं तो इससे जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो जो है देश के काम आएगा, ठीक है। तो इसके तहत प्रत्येक ग्राहक द्वारा अपने रुपए डेबिट कार्ड से, जो उनका रुपए डेबिट कार्ड होता है ना जिससे वो पे करते हैं, तो यानी कि पॉइंट ऑफ स्केल का मतलब जानते हैं, जहाँ पर आप जैसे कि आप किसी मॉल में गए, वहाँ पे अब जब आप पैसे पे करते हैं तो उस वहाँ पे ग्राहक का नाम भी दिखाई देता है, तो ये वही होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्केल, ठीक है। तो अथवा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसी को हम बोलते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है के लिए पहले वित्तीय लेन देन करने पर बैंक द्वारा पीएम केयर्स फंड में 5 रुपये का योगदान किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप रुपए डेबिट कार्ड से जब आप किसी को पे करते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपका 5 रुपये जो है पीएम केयर्स फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बात समझे, जिन जिन के पास रुपए डेबिट कार्ड होगा जो फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होगा 5 रुपये जो है उनके खाते से जो है पीएम केयर्स फंड में आ जाएंगे, ठीक है। तो बैंक ने ऐसा सिस्टम बनाया है, जो लोग रुपए डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, यह अभियान जो है बैंकिंग सेवाओं को सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाने के लिए लाखों भारतीयों के वित्तीय और डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से जो है विभिन्न सरकारी योजनाओं के योगदान पर आधारित है। कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या है कि जो जितने भी लोग हैं उन सभी की इसमें हेल्प चाहिए, क्योंकि सभी को 5-5 रुपये डोनेट करना है। तो जितने भी ग्राहक जो है पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े हैं उन सभी के खाते से 5-5 रुपये, जिन जिन के पास रुपये डेबिट कार्ड है उनसे काट लिए जाएंगे। बात समझ आई। अब हम बात आई है यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की, तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि पंजाब नेशनल बैंक का जो है नाम आया और हम इसके बारे में डिस्कस ना करें। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं अबाउट पंजाब नेशनल बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके सीईओ इसमें कौन है, सीईओ है इसमें एस मल्लिकार्जुन राव। तो एस मल्लिकार्जुन राव जो है 1 अक्टूबर 2019 से सीईओ बने हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 19 मई 1894। इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 मई 1894। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है, लाहौर पाकिस्तान में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लाहौर पाकिस्तान में। सब्सिडी की बात करते हैं तो मतलब इसके अंडर में कौन कौन जो है काम करता है, तो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस जो है वो इसके अंडर में काम करता है। फाउंडर्स इसके कौन है, मतलब किसने बनाया था या फिर किसने स्थापना करी थी पंजाब नेशनल बैंक की, तो वो कौन है, लाला लाजपत राय जी ने और दयाल सिंह मजीठिया। कौन है, दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय जी ने जो है इसकी स्थापना करी थी। बात समझ आई। चलिए अब आपको एक चीज़ बतानी है कि लाला लाजपत राय जी की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है, ठीक है। ये आपको नोट में बताना है, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये कब होती है आपकी 28 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं इसमें। तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बता दिया। तो ये मतलब ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन ये रखा हुआ है, डिजिटल अपनाए जो है बैंक जो अभियान ये किसने शुरू किया, पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
किस मंत्रालय ने जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो जाहिर सी बात है, नशा मुक्त अभियान कहाँ पे शुरू किया जा सकता है, जल्दी बता सकते हैं? तो किस मंत्रालय ने ये किया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उसने नशा मुक्त भारत अभियान जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। बात समझ आई? देखिए अब जरा इस अभियान के तहत होगा क्या क्या। इस अभियान के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मतलब जो नशीली दवाएं हैं उनको जो है उनसे मतलब जो युवा पीढ़ी है उससे दूर लेके जाया जाएगा, मतलब उसे उखाड़ फेंकेंगे। कहने का मतलब ये है, उन्मूलन का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो दवाई है उसको उखाड़ फेंका जाएगा। जो नशीली दवाई हैं वो उन लोगों के आसपास रहेगी नहीं, अगर किसी के पास मिलती है तो उसको जुर्माना मिलेगा, उसको सजा मिलेगी। तो ये सब सारी बातें वहाँ पर जो है रखी गई हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? शराब और मादक द्रव्य हैं उनके द्रव्यों के सेवन के मामले में देश के 272 सबसे संवेदनशील जिलों में अभियान भी शुरू किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो 272 जो मतलब कि ऐसे ज़िले हैं, 272 ऐसे ज़िले हैं या 272 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो है ये शराब और मादक द्रव्य बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। तो वहाँ पर ये जो है ये अभियान जो है शुरू भी किया जा चुका है। कौन सा? नशा मुक्त भारत अभियान जो है शुरू भी किया जा चुका है, जहाँ पर जो मतलब मेन एरियाज हैं, ठीक है। अब अगला क्या है कि यह अभियान जो है जम्मू और कश्मीर के 8 जिलों में शुरू किया जाएगा, ठीक है, और जिनमें किश्तवाड़ जिला भी शामिल है। क्या आप सभी को बात समझ आ रही है? जिनमें किश्तवाड़ जिला भी शामिल है और ये अभियान जो है 8 जिलों में शुरू किया जाएगा। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गो एशियर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर है कौशिक खोना। देखिए किसका नाम क्या है? कौशिक खोना। कौशिक भी और खोना भी है, ठीक है। तो गो एयर, एक्चुअली ये गो एयर क्या है? एक फ्लाइट है, ठीक है। ये यहाँ से जो है फ्लाइट उड़ती है, जाती है, ठीक है। गो एयर आपका एक एयरपोर्ट है, ठीक है। तो गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, कौशिक खाना। बात समझ आई? अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्या कह रहा है। कौशिक खाना को नामांकन और पारिश्रमिक समिति और बोर्ड द्वारा गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड, ठीक है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड के द्वारा जो है गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। किनको? कौशिक खाना को, ठीक है। अभी जो कौशिक खाना है, कौशिक खाना जो है विनय दुबे का कार्यभार ग्रहण करेंगे। कहने का मतलब क्या है? कौशिक खाना जो है अभी रिप्लेस किसको करेंगे? विनय दुबे को। विनय दुबे को कौशिक खाना रिप्लेस करेंगे। इससे पहले कौन थे गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके विनय दुबे। अब ये विनय दुबे रिप्लेस होंगे, इनकी जगह नए जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी आएंगे गो एयर के। कौन है? कौशिक खाना, ठीक है। कौशिक खोना ने अप्रैल 2009 से जून 2011 तक पहले भी गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है। वह पहले जेट एयरवेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। इससे पहले वो किसके थे? जेट एयरवेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे और 2008 से 2011 तक लगभग वाडिया समूह के जो है साथ थे, ठीक है। वहाँ पर भी उन्होंने काम किया है। बात समझ आई? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आगे गो एयर के बारे में बात कर लेते हैं। गो एयर है क्या? ये देखिए अबाउट गो एयर। देखिए क्या है, गो एयर इज़ एन इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइन बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ये जो है एयरलाइन है, ठीक है। एक एयरपोर्ट है जहाँ से फ्लाइटें आती हैं जाती हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका? एक तरीके से एयरपोर्ट है, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। गो एयर आपका क्या है? एक एयरपोर्ट है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कौन सी है? वाडिया ग्रुप। तो वाडिया ग्रुप इसकी प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब क्या है? जो गो एयर है वो किसके अंडर में काम करते हैं? वाडिया ग्रुप के, ठीक है। हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो गो एयर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। जाहिर सी बात है ये वहीं पर है एयरलाइन, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। और फाउंडर के बारे में बात करते हैं, मतलब किसने इस्टेब्लिश किया इसको? तो ये क्या, इनका नाम क्या है? जहांगीर वाडिया। इसका नाम क्या है? जहांगीर वाडिया ने इसको जो है डेवलप किया था। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए। तो इसका ये साइन है गो एयर का, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस संगठन ने गुवाहाटी के लिए बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली फ्यूज शुरू की है, ठीक है। तो जो फ्यूज है, जो ये फ्यूज शुरू किया गया है, तो गुवाहाटी में जो बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है उसके लिए शुरू किया गया है। तो ये किस संगठन ने शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा और समाधान संसाधन। तो इसने जो है शुरू किया है, चेतावनी प्रणाली है ये एक फ्यूज, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और जो है डिटेल में जानते देखिए क्या है। यह प्रणाली जो है पूरी तरह से स्वचालित वेब आधारित उपकरण शहर की और मतलब पूरी तरीके से यह वेब बेस्ड है, मतलब इंटरनेट बेस्ड है, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें क्या होता है, शहर की ओर जाने वाली जो है, या फिर ऐसा कह सकते हैं शहर की ओर आ रही हो या फिर शहर की ओर जा रही हो, ठीक है। उसकी ओर जाती हुई जो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में समय पर और उचित उपाय करने में मदद करेगी। कहने का मतलब क्या है?
अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये जो फ्यूज जो इन्होंने प्रणाली बनाई है, चेतावनी प्रणाली, इसके थ्रू जो है सभी लोग सतर्क हो जाएंगे और अपना जो है नुकसान जो ज़्यादा होना था वो कम हो पाएगा। ठीक है, सही समय पर और सही उचित उपाय करके जो है इससे मदद ली जा सकती है। ठीक है, किस समय, जब प्राकृतिक आपदाएं आती है। उसके बाद क्या कह रहा है, गुवाहाटी नगर निगम जो है कॉमा नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस जो सेंटर हैं और जो है स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ हैं, इसके सहयोग से शहरी बाढ़ से निपटने की क्षमता के लिए जो है फ्यूज पायलट प्रोजेक्ट एक प्रौद्योगिकी आधार का शुरू जो है किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका जो फ्यूज़ बनाया गया है, ये फ्यूज़ बनाने में किन किन लोगों ने सहयोग किया है, तो इसमें किसने किया है, गुवाहाटी नगर निगम ने सहयोग किया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने सहयोग किया है, साथ ही जो है TARI स्कूल ऑफ एडवांस जो है स्टडीज़ ने जो है सहयोग किया है। ठीक है, तो इसको किसको बनाने में, फ्यूज़ को बनाने में। ठीक है, बात समझ आई। अब बात है ये किसकी, फ्यूज़ की। ठीक है, तो हम थोड़ा फ्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फेमिन, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फेमाइन अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क्स, फेमाइन अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि फ्यूज़ जो है आपका, फ्यूज़ में जो है आपका मतलब क्या होता है आपका। ठीक है, फ्यूज़ में आपका मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है। तो आपको इसकी पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ऊर्जा और इसमें सॉरी फ्यूज़ आपका अलग है, तो इसको तो इंग्लिश में ही आप याद रखिए क्या करेंगे, फेमिन अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क। ठीक है, फाउंडर के बारे में बात करते हैं तो इसके फाउंडर कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो फाउंडर इसके कौन है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मतलब यूनाइटेड स्टेट की जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जो एजेंसी है वो इसके फाउंडर है, उसने इसको फाउंड किया है। ठीक है, उसको स्थापित किया है फ्यूज़ को। ठीक है, फाउंडेड, तो ये कब जो है बनाया गया था, ये आपका इसकी स्थापना की गई थी 1985 में फ्यूज़ की। ठीक है, बात है ये आपके हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC। जब यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है तो मैक्सिमम के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। ठीक है, सॉरी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह प्रणाली जो है पूरी तरह से स्वचालित, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसका देखिए साइन है फ्यूज नेट। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिल्ली राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दिल्ली सरकार में जो रोड खराब हो रही है उसके लिए जो है, उसमें सड़कों के सुधार के लिए उसने किस संगठन के साथ जो है साझेदारी की है, ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपी। क्या है, ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपी के साथ जो है साझेदारी की है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दिल्ली राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 13 अगस्त 2020 को ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इस समझौते पर दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। जो दिल्ली का परिवहन विभाग है उसने जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस परियोजना के तहत दुनिया के प्रमुख जो विशेषज्ञ सड़क सुरक्षा, मतलब जो जिन्होंने सड़कें बनाई हैं, जो उसके मतलब कि हेड है, या फिर हम ऐसा कहें कि जिनको जो है काफ़ी टाइम हो चुका है सड़क बनाने में, तो वो लोग भी जो है सरकार की इसमें जो है समर्थन करेंगे, इसमें साथ देंगे अपना। ठीक है, और विभिन्न आवधिक सड़क उपयोगकर्ता व्यवहार अवलोकन सर्वेक्षण करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। कहने का मतलब क्या है, और भी जिस भी तरीके से जो है सड़क बनाने में, अच्छी सड़क बनाने में जितनी सहायता की जा सकती है, जो लोग जुड़ सकते हैं वो सारे इससे जुड़ेंगे सरकार के साथ। ठीक है, इस समझौते के तहत संबंधित एजेंसियों के कर्मचारियों को जो है सड़क सुरक्षा के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो इससे जुड़ा है तो सड़क सुरक्षा किस तरीके से की जाती है उसके बारे में इन्हें बताया जाएगा, लेक्चर दिया जाएगा। ठीक है, और क्या है, इस समझौते पर जो है हस्ताक्षर के साथ वैश्विक सड़क सुरक्षा के लिए चलाई गई मुहिम में विश्व के 30 शहरों की सूची में अब दिल्ली भी शामिल हो गई है। कहने का मतलब क्या है, सड़क सुधारने की एक मुहिम चलाई गई है जिसमें से दिल्ली भी शामिल हो गई है। ठीक है, 30 शहरों की सूची में दिल्ली भी शामिल है। बात समझ आई। अब बात आई है ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपी की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है अबाउट ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपी। इसके फाउंडर कौन है, इसकी स्थापना किसने करी थी, तो माइकल ब्लूमबर्ग ने की थी। किसने करी थी, माइकल ब्लूमबर्ग ने की थी। फाउंडेड 2006 में ये बना है। ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, तो अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। बात समझ आई। तो ये इसका साइन जो है कुछ ऐसे दिखता है आपका कंपनी का लोगो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने कृषि नवाचार कार्यक्रम के लिए जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता लॉन्च किया है। मतलब देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लॉन्च मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने लॉन्च किया है, वह है तेलंगाना। बात समझ आई। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते देखिए क्या कह रहे हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने बुद्धिमत्ता के उच्च प्रभाव वाले मामलों की पहचान के लिए केंद्र, कौन कौन से केंद्र, चौथे औद्योगिक क्रांति का केंद्र, मतलब कि सेंट्रल फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और विश्व आर्थिक मंच भारत, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है
फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया के सहयोग से कृषि नवाचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, AI की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर का मतलब फॉर आर्टिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तत्परता में जो है जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको जो है उसमें तेजी लाने के लिए और तेलंगाना में एक उपयुक्त नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ष है वो घोषित किया है तेलंगाना ने। ठीक है, यह क्षेत्र जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेतृत्व में नवाचार के लिए जो है नए अवसर प्रदान करेगा जिसका समाज पर प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? तेलंगाना ने क्या किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है नए जो है अपनी राज्य में लाने का निर्णय लिया है। इसके थ्रू काफ़ी सारी जो है चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, और समाज पर बहुत ही बेहतर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम। अब देखिए बैटरी चली गई है। ठीक है, तो बैटरी लगा दिया। अब देखिए अगला देखिए, तो मैंने यहाँ इसमें क्या बताया, तेलंगाना ने अपने राज्य को पूरी तरीके से 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है घोषित कर दिया है। इसके लिए उसने जो है जितने भी सेंटर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है काम करते हैं या फिर उसके लिए काम करते हैं उन सभी को अपने साथ जोड़ लिया है। ठीक है, अपने राज्य को अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए। बात समझ आई? आगे बढ़े। चलिए अब बात है तेलंगाना की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है अबाउट तेलंगाना, ये फाउंडेड मतलब ये कब बना? तो तेलंगाना बना आपका 2 जून 2014 में। 2014 में ये आपका बना है। कैपिटल इसकी क्या है? हैदराबाद है। ठीक है, गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना के कौन है? गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के कौन है? के चंद्रशेखर राव। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पर? तेलंगाना में। बात समझ आए? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिया बुल्स हाउसिंग के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो गैर जो कार्यकारी इसका मतलब होता है जो बाहर से काम करेगा। ठीक है, तो जो बाहर से इस कंपनी को देखेगा। ठीक है, तो गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका हुआ ए, सुभाष स्योरान मुंद्रा। क्या है? सुभाष स्योरान मुंद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए जानते क्या है? अब देखिए इसमें क्या हुआ है, वह जो है कौन? जो सुभाष स्योरान मुंद्रा है, जो सुभाष स्योरान मुंद्रा है वह ये जो है ये क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप निदेशक हैं। ये भारतीय रिजर्व मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये जो है वाइस डायरेक्टर जो हैं रह चुके हैं। ठीक है, अब इन्हें जो है इंडिया बुल्स जो हाउसिंग है उसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है और 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में इंडिया बुल्स हाउसिंग बोर्ड में शामिल हुए थे। ये 2018 में शामिल हुए थे। ठीक है, कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन समीर गहलोत, कंपनी के जो कार्यकारी चेयरमैन हैं, ठीक है, समीर गहलोत, उनको जो है इंडिया बुल्स समूह की अन्य सूचीबद्ध कंपनी इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। किनको? समीर गहलोत को। किसका? तो जो कंपनी है इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड उनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है बनाया गया है। समीर गहलोत इंडिया बुल्स वेंचर्स के धनी जो ऐप पर है, ये क्या है? धनी पर मतलब धनी ऐप पर वित्त क्षेत्र में बढ़ते ग्राहक कारोबार और स्वास्थ्य देखभाल की वृद्धि पर ध्यान देंगे। और समीर जो गहलोत है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के गैर स्वतंत्र निर्देशक और गैर कार्यकारी की भूमिका भी निभाएंगे। ठीक है, जो समीर गहलोत हैं वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के गैर स्वतंत्र निदेशक हैं। ठीक है, बाहर से वो इसको जो है हेल्प करेंगे, बाहर की जो इतनी भी प्रॉब्लम है वो उससे निपटाएंगे और साथ ही गैर कार्यकारी जो अध्यक्ष है इनको भी बनाया गया। ठीक है, तो ये बाहर से इस काम को देखेंगे। ठीक है, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है कौन है? आपका सुभाष जो है स्योरान मुंद्रा। बात समझे? अब बात है ये किसकी? इंडिया बुल्स जो है हाउसिंग की। तो इसके बारे में थोड़ा जानते देखिए क्या है? फाइनेंस, ये क्या है? एक फाइनेंस जो है कंपनी है। IBH क्या है? इंडिया बुल्स हाउसिंग जो है एक फाइनेंस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव में है। और इसका की पर्सन मतलब इस समय इसमें हेड कौन है? हेड है इसमें समीर गहलोत। समीर गहलोत इनके हेड है। बात आइए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? हाल ही में किस पश्चिम अफ्रीकी देश ने भारत के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किस पश्चिम अफ्रीकी देश ने भारत के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर मतलब वो अंतरिक्ष के साथ मतलब सॉरी भारत के साथ जो है अंतरिक्ष में काम करेगा, वो कौन सा पश्चिमी अफ्रीकी देश है
जिसने जो है भारत के साथ अंतरिक्ष में काम करने के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका राइट आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया भारत के साथ अंतरिक्ष के जितने भी मामले हैं उस पर काम करेगा, ठीक है। तो उनकी टेक्नोलॉजी प्लस भारत की टेक्नोलॉजी मिलकर कुछ नया करने की सोच रही है, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, देखिए क्या हुआ है। हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने भारत के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक MOU साइन हुआ है, जो है मेमोरेंडम ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये आपका साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये हस्ताक्षर हुए, ठीक है। इस समझौते के तहत साझेदारी निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करेगी। कौन कौन से क्षेत्र को? जिनमें अंतरिक्ष विज्ञान, भूतल स्टेशन, छोटे और सूक्ष्म में जो है उपग्रहों का विकास, सूक्ष्म उपग्रहों का विकास, ग्रहों की खोज और संयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास शामिल है। तो जितने भी जो अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी जितना भी आपका आप ऐसे समझ सकते हैं जो सब्जेक्ट रहते हैं, उन सभी पर जो काम करने के लिए नाइजीरिया ने भारत के साथ जो है साझेदारी दिखाई है और समझौते ज्ञापन में हस्ताक्षर किया। बात है ये नाइजीरिया की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है नाइजीरिया, इसकी कैपिटल क्या है? अबुजा। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबुजा। करेंसी इसकी क्या है? नाइजीरियन नाइजीरियन नायरा इसकी करेंसी, नाइजीरियन नायरा इसकी करेंसी है। पॉपुलेशन की बात करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 19.59 करोड़ की पॉपुलेशन है 2018 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक के अनुसार, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो नाइजीरिया में इंग्लिश उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो क्या है? मोहम्मदाऊ बुहारी। तो मोहम्मदाऊ बुहारी, देखिए कितना अजीब सा नाम है ना, मोहम्मदाऊ बुहारी। मोहम्मदाऊ जितनी ज़्यादा बार आप बोलेंगे तो उतनी ज़्यादा बार आपके जो है माइंड में आ जाएगा, ठीक है। मोहम्मदाऊ बुहारी, ठीक है। ये इसी से आपकी इंग्लिश स्पोकन भी बेहतर होती जाएगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इस समय कौन है? मोहम्मदाऊ जो है बुहारी है। करेंसी इसकी क्या है? नाइजीरियन नायरा है। कैपिटल है अबुजा और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की इंग्लिश, ठीक है, नाइजीरिया की। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस राज्य सरकार ने ITI में जर्मन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सीमेंस GDZ के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका राइट आंसर है गोवा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है। गोवा राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो टेक्नोलॉजी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से इंस्टीट्यूट हैं, तो उनमें जो है जर्मन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जर्मन पर आधारित, जर्मन में जो व्यावसायिक शिक्षण है मतलब जो उद्योग कैसे किया जाता है, तो जर्मन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सीमेंस लिमिटेड, ये कंपनी है सीमेंस लिमिटेड और GDI के साथ आभासी जो है त्रिपक्षीय समझौते पर, त्रिपक्षीय का मतलब 3 पक्ष उसमें रखे जाएंगे, ठीक है। तो वो त्रिपक्षीय हो गया, द्विपक्षीय मतलब 2 ही पक्ष हैं, ठीक है। तो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौशल विकास और उद्यमता जो निदेशालय है उसने राज्य सरकार की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। जो राज्य सरकार है, जो गोवा राज्य सरकार है, उसकी ओर से किसने जो है हस्ताक्षर किए हैं? कौशल विकास और उद्यमता निदेशालय ने हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही समझौता ज्ञापन जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके तहत, यानी इस समझौते के तहत छात्रों को इन पॉइंट प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी जो उन्हें अपने संबंधित पाठ्यक्रम और विशेषज्ञता में व्यावहारिक हाथों के अनुभव प्राप्त करने में मदद करेगा। और साथ ही क्या ये समझौता, क्या थोड़ा क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा रहा है और थोड़ा आंसर भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझना। इस समझौते में क्या हुआ? छात्रों को उद्योग में नवीनतम प्रगति भी प्रदान करेगा, ये ठीक है। और साथ ही राज्य सरकार उद्योग और गोवा में कौशल प्रशिक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विकास के भी समझौता ज्ञापन पर पहली तरह की साझेदारी भी है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो गोवा है, गोवा राज्य सरकार ने ITI के साथ जो है जर्मन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सीमेंस GDZ के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर जो हस्ताक्षर जो किए हैं उसके थ्रू जो है जितने भी जो आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन सभी को जो है टेक्नोलॉजी के बारे में सुनने समझने और अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, ठीक है। बात हुई है गोवा की, तो गोवा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है, गवर्नर यहाँ के इस समय कौन है? यहाँ पे गवर्नर है आपके सत्यपाल मलिक। इस समय गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक, ठीक है। सत्यपाल मलिक गवर्नर है। कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो पणजी इसकी कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, मतलब यहाँ पे कार्यात्मक है, मतलब कार्य आपका यहीं से संचालित होता है, पणजी से, ठीक है। फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट मतलब इसका जो है ये आपका कब बना? गोवा कब बना? 23 मई 1987 को आपका जो है ये फॉर्म हुआ, बना, ठीक है, और इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर आपका क्या है? चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो है चीफ मिनिस्टर है, कहाँ के? गोवा के जो है चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। बस अब देखिए इस PDF के लास्ट में मैंने जो है आपको व्हाट्सअप ग्रुप का भी आप नंबर आपको दे रखा है, टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको जो है उसका लिंक दे रखा है, ठीक है, और फेसबुक का भी आपको लिंक दे रखा है। तो आप यहाँ से जाके आपको वीडियोस रोज यहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही PDF के बारे में बात करते हो तो ये जो आपको टेलीग्राम लिंक जो दे रखा है वहाँ पे जाके आप जो है
उससे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको PDF रोज के रोज मिल जाएगी इसकी, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको क्या करना है कि मैसेज सेंड करना है, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं आई एम ए न्यू स्टूडेंट, मैं आपको जो है ऐड कर लूँगा और फिर वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ आई। तो हमारे चैनल पर जो है और कोई क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है वो जो है डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे दे रखा है, उसका लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचेंगे। डेली करंट अफेयर से फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट है जो प्रैक्टिकल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, ठीक है। बैंकिंग क्लासेस है चलती हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, आगे क्या करें, 10th की साइंस क्लास है, 8th की मैथ CBSE 7th 9th, तो ये मैथ साइंस की जो है क्लासेस यहाँ पे चलती है। यहाँ पे सभी जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो हमसे आके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। चलिए।